कांग्रेस के अध्यक्ष अपनी शिकायतें लेकर, अगर नेता को बदलने की मांग भी थी तो उसे लेकर स्टीयरिंग कमेटी में नहीं गई। कांग्रेस स्वयं अपना अविश्वास प्रस्ताव ला सकती, सदन में फैसला हो सकता, राष्ट्रपति जी को लपेटने की क्या जरूरत है? उससे सदन की गरिमा बढ़ती और लोकतंत्र पुष्ट होता। ऐसी मिलीजुली सरकार क्यों नहीं बन सकती कि जिसमें एक विचार वालों की भागीदारी हो? हमने भी बाहर रहकर सत्ता का समर्थन करने का, सरकार का समर्थन करने का प्रयोग किया है और अपने अनुभव के हम आधार पर कह रहे हैं कि सत्ता में भागीदारी आवश्यक है, बाहर के समर्थन मात्र से काम नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये संयुक्त मोर्चा 10 महीने पहले जितना शक्तिशाली था, आज उतना शक्तिशाली नहीं है। आप कहेंगे कि आपको क्या चिंता है? हमें चिंता यह है कि कहीं 10 महीने बाद फिर से विश्वास का प्रस्ताव ना आ जाए। टीएमसी शामिल नहीं है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अलग है और कांग्रेस भी सत्ता के बाहर है। कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने जिस तरह के भाषण दिए हैं, उससे जो सत्ता में बैठे हैं उनके कान खड़े होना चाहिए। अगर जनता ने कोएलिशन के लिए वोट दिया था तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट के लिए वोट नहीं दिया। कोएलिशन ऐसा हो सकता था, होना चाहिए था। और आज राष्ट्रपति जी का नाम लिया इसलिए मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं। हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि आप कांग्रेस को इस बात के लिए तैयार करिए और यूनाइटेड फ्रंट को भी इस बात के लिए तैयार करिए कि वो मिलीजुली सरकार बनाए। 142 का दल बाहर है, मार्क्सवादी बाहर है, टीएमसी बाहर है। ये सब अगर जोड़ लिए जाएं तो 215 होते हैं। 204 हमें, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, समता, अकाली, हरियाणा विकास पार्टी, हमारे तो सरकार में शामिल होने का सवाल ही नहीं है। और बीएसपी भी अलग है। 204 में अगर 204 और 215 जोड़ लिए जाएं तो 419 सत्ता से दूर हैं। 550 के सदन में 419 सदस्य सत्ता से अलग हैं। ये सत्ता टिकेगी कैसे? इसमें तो अस्थिरता अंतर्भूत है, अंतर्निहित है। जब संयुक्त मोर्चा बना, कांग्रेस ने समर्थन देने का फैसला किया, वातावरण अच्छा था। आज वातावरण कटुता भरा हुआ है। देवेगौड़ा की बलि चढ़ाई गई है, नेता को छोड़ दिया। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता। जब सब कुछ जाता दिखाई दे तो आधे को छोड़ देना चाहिए, ऐसा शास्त्र वचन है। देवेगौड़ा जाते हैं, जाने दो, सत्ता रहना चाहिए। लेकिन सत्ता में दरारें पड़ रही हैं, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। ऐसी मिलीजुली सरकार क्यों नहीं बन सकती कि जिसमें एक विचार वालों की भागीदारी हो? हमने भी बाहर रहकर सत्ता का समर्थन करने का, सरकार का समर्थन करने का प्रयोग किया है और अपने अनुभव के हम आधार पर कह रहे हैं कि सत्ता में भागीदारी आवश्यक है, बाहर के समर्थन मात्र से काम नहीं चलेगा। जो बाहर से समर्थन देते हैं, थोड़े दिनों में उनकी कठिनाइयां सामने आएंगी, उनके मन में परेशानियां पैदा होंगी। सत्ता में हिस्सेदारी में क्या आपत्ति होनी चाहिए? पहले भी कांग्रेस ने समर्थन दिया था और समर्थन वापस लिया। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं कि कांग्रेस ऐसा ही करती रही है। मैं एक अलग धरातल पर अपनी बात रख रहा हूं। कानून ने अस्पृश्यता खत्म कर दी,
मगर राजनीतिक अस्पृश्यता पनप रही है, बढ़ रही है। मैं शरद पवार के वक्तव्य का स्वागत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक अस्पृश्यता में विश्वास नहीं करते, मगर हमारे मित्र करते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर नई चातुर्वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मण अगर कम्युनिस्ट हैं, तो हमारे कुछ दल जो सत्ता में रहना चाहते हैं और किसी को आने नहीं देना चाहते, वो क्षत्रिय हैं, कांग्रेस वैश्य है और नए शूद्र हम हैं। हम अस्पृश्य हैं, हमें छुओ मत। लेकिन हम इस देश के ही वासी हैं, लोकतंत्र में हमारी निष्ठा है। हम चुनाव लड़कर आते हैं। हम जब इस सदन में 2 रह गए थे, तब भी हमने मर्यादाएं नहीं तोड़ी, और आज हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं। तो इसलिए नहीं कि हम संप्रदायवाद को बढ़ावा देते हैं। आपकी लड़ाई में ये संप्रदायवाद का मसला कितना मसला था? जो कांग्रेस पार्टी ने चार्जशीट लगाई है, उसमें क्या क्या कहा था? अभियोग नंबर 1, अध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, कांग्रेस को उस पर चिंता है। अभियोग नंबर 2, अर्थव्यवस्था दिशाहीन है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतें बढ़ी हैं और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। अभियोग नंबर 3 में जरूर सांप्रदायिकता का उल्लेख, सांप्रदायिक संकट और गहरा हुआ है। अभियोग नंबर 4, सरकार के व्यवहार में सामंजस्य की कमी है। अभियोग नंबर 5, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया गया है, जो किसी भी संसदीय स्वरूप की सरकार के लिए बनाए रखना आवश्यक है। आगे जाकर पत्र में यह भी कहा गया है कि देवेगौड़ा सरकार ने आवश्यक राष्ट्रीय मुद्दों को पीछे फेंक दिया है। आगे यह भी कहा कि कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो चुके हैं। पत्र में गृह मंत्री के उस बयान का सहारा भी लिया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अराजकता है, अव्यवस्था है और उत्तर प्रदेश विनाश की ओर ले जा रहा है। मामला इतने अभियोग लगाकर ही नहीं रुका, उसमें राष्ट्र की सुरक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी देवेगौड़ा सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। पत्र में कहा गया है कि संवेदनशील रक्षा के मामलों तथा सुरक्षा की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मनोबल टूट रहा है और सरकार के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ये हतोत्साहित हो रहे हैं। सरकार में न सामंजस्य है, न सरकार की कोई दिशा है, न राज्य चलाने की इच्छा शक्ति है, जिससे दिशाहीनता की स्थिति पैदा होगी। यह अभियोग पत्र है, यह सहयोगी दल का अभियोग पत्र है। कांग्रेस के अध्यक्ष अपनी शिकायतें लेकर, अगर नेता को बदलने की मांग भी थी तो उसे लेकर स्टीयरिंग कमेटी में नहीं गए, यूनाइटेड फ्रंट के नेताओं के पास नहीं गए, राष्ट्रपति के पास जाने की क्या जरूरत थी? राष्ट्रपति को इस सारे विवाद से अलग रखा जा सकता था। बजट सत्र चल रहा था, कांग्रेस पार्टी कभी भी कटौती प्रस्ताव लाकर और सरकार को चुनौती दे सकती थी। बजट सत्र के प्रारंभ में मेरे मित्र श्री जॉर्ज फर्नांडिस है नहीं, उनका सुझाव था, हमने उन्हें कहा कि थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। सुझाव यह था कि हम अविश्वास का प्रस्ताव लाएं। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कांग्रेस स्वयं अपना अविश्वास प्रस्ताव ला सकती, सदन में फैसला हो सकता था, राष्ट्रपति जी को लपेटने की क्या जरूरत थी? उससे सदन की गरिमा बढ़ती और लोकतंत्र पुष्ट होता है। लेकिन आपके संबंध इतने बिगड़ गए कि सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच गए, बात करने का भी सिलसिला नहीं था। ठीक है, अगर देवेगौड़ा जी से संबंध बिगड़ गए थे तो पूरा मंत्रिमंडल तो था, देवेगौड़ा जी को छोड़कर सब वापस आ गए। मैं उन्हें दोष नहीं देता, उन्हें आखिर देश की देखभाल करनी है, अपने दायित्व को वो कैसे छोड़ सकते? लेकिन कांग्रेस ने 30 तारीख को समर्थन क्यों वापस लिया, ये प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है।
और जिस ढंग से वापस लिया उस ढंग को क्यों अपनाया, इस सवाल का भी अभी जवाब आना बाकी है।